हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इट्राकोनाज़ोल के बारे में जानेंगे ये क्या होती है, इसके क्या उपयोग होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, कैसे इसका डोज दिया जाता है। तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं इट्राकोनाज़ोल क्या होती है। इट्राकोनाज़ोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो कि ट्राइएजोल क्लास से बिलोंग करती है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है जिसका उपयोग फंगस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी जो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं उन सब का उपयोग फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका पेटेंट 1978 में किया गया था, लेकिन मेडिकल यूज में ये 1992 के बाद आई थी। ठीक है, WHO की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में इसको शामिल किया जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में, जैसे कि कैंडी फोर्स, कैंडी फेस और कूनाबीस, इट्राकेलर। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ ब्रांड नेम्स आते हैं। बाकी जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग ये कहीं पर भी मिल जाता है, तो इसी को याद रखना होता है, क्योंकि ये जो ब्रांड नेम्स होते हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी यह कैसे काम करती है। तो इसकी जो एक्टिविटी होती है फंगी स्टेटिक वो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जो फंगस की ग्रोथ को रोकती हैं, यानी फंगस की वृद्धि को रोक देती हैं। ठीक है, और एक दूसरे टाइप्स की भी एंटी फंगल होती हैं जिन्हें बोलते हैं फंगिसाइडल। तो फंगिसाइडल वो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जो फंगस को किल कर देती हैं, यानी फंगस को मार देती हैं। ठीक है, ख़त्म कर देती हैं। तो अब जानते हैं कैसे फंगस की ग्रोथ को रोकती है। तो ये है फंगस की सेल। ठीक है, ये पूरी सेल है फंगस की। यहाँ पर ये है फंगस की सेल वॉल और यहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन उपस्थित। ठीक है, तो यह जब हम इसको देते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, तो इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको रोक देती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी मटेरियल हैं ये सब लीकेज हो जाते हैं। अगर ये लीकेज हो जाते हैं तो इसको पोषण नहीं मिल पाता सेल को। ठीक है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती और इसी तरह से पूरे फंगस की ग्रोथ नहीं हो पाती और जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है, रुक जाता है। ऑलराइट, अब जानते हैं कैसे काम करती है। तो जो इरिगेस्ट्रॉल होता है ना, इरिगेस्ट्रॉल नेसेसरी होता है सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए। ऑलराइट, तो ये इसके बनने को ही रोक देगी। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की या फंगस की सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाती है। ऑलराइट, तो ये थी इसकी प्रोसेस काम करने की। अब जानते हैं रूट के बारे में और डोज के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए जो रूट रहते हैं वो रहता है ओरल। ठीक है, ओरल में आते हैं सस्पेंशन आते हैं, टैबलेट आती हैं और कैप्सूल आते हैं। टॉपिकल यूज के लिए इसके क्रीम आती हैं, शॉप्स आते हैं और वेजाइनल सपोस्टरीज भी आती हैं। ठीक है, डोज में देखें तो इसका जो लोडिंग डोज रहता है वो 200 mg दिन में 3 बार। ठीक है, और यह जो लोडिंग डोज रहेगा वो पहले 3 दिनों के लिए रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद इसका जो मेंटेनेंस डोज रहता है वो रहता है 200 mg OD और BD, यानी या तो दिन में 200 mg एक बार दे सकते हैं या दिन में 200 mg 2 बार भी दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको हमेशा खाने के साथ दिया जाता है, विद मील दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो थेरेपी की ड्यूरेशन रहती है कम से कम 3 महीने की रहती है। जब तक कि जो फंगस का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसमें लगभग 3 महीने तक इसको कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी रहती है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो हाफ लाइफ रहती है वो रहती है 21 आवर्स की। बायो अवेलेबिलिटी रहती है लगभग 55% और इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग रहती है वो 99.8% रहती है। और इसका जो उत्सर्जन किया जाता है यूरिन के द्वारा और मल के द्वारा, तो यूरिन के द्वारा इसका जो उत्सर्जन किया जाता है वो किया जाता है 35% और मल के द्वारा 54%। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, यानी यूसेस के बारे में। तो इसका जो यूज है, जैसे कि कैंडिडाइसिस होता है, चाहे वो कैंडिडाइसिस ईसोफेजियल हो या फिर ओरोफेरेंजियल हो। ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन में, या और भी कोई कैंडिडाइसिस होता है जैसे कि स्किन में या जननांगों में, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ईसोफेगस में जो कैंडिडाइसिस होता है वो इस टाइप का होता है, ये है ईसोफेगस। तो इसमें इस टाइप से फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ऑलराइट, और ये है ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, इस तरह से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है जेनाइटल। तो इन सब कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑलराइट, अब देखते हैं इसका अगला यूज। तो अगला यूज है इसका एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस के लिए जो फंगस रेस्पॉन्सिबल होती है वो है एस्परजिलोस। ठीक है,
तो इसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का, ठीक है। अगर हम इस इन्फेक्शन को ठीक नहीं करते हैं तो इसकी वजह से मौत भी हो सकती है, क्योंकि यह लंग्स में ना, तो इस इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा मेडिसिन का उपयोग किया जाता है? इट्राकोनाजोल का। अगला है ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए जो फंगस रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारे अंदर जो ए वाली फंगस है ब्लास्टोमाइसिस ए पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इट्राकोनाजोल का उपयोग किया जाता है। अगला है ऑन्कोमाइकोसिस, ठीक है। तो ऑनिकोमाइकोसिस में क्या होता है, जो नाखून है, नाखून येलो हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यह भी एक फंगस का टाइप होता है, फंगस इन्फेक्शन का टाइप होता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी इट्राकोनाजोल का यूज किया जाता है। अगला है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए जो फंगस रेस्पॉन्सिबल होती है वो है हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है। तो हिस्टोप्लाज्मा मेनली मिलती है चिड़ियाओं में और चमगादड़ में। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू इसके स्पोर पहुंच जाते हैं फंगस के, ठीक है। तो फंगस जब स्पोर के थ्रू पहुंचती है सांस के द्वारा तो इस टाइप की कंडीशन हो जाती है स्किन पे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम इट्राकोनाजोल को दे सकते हैं। अगला है स्पोरोट्राइकोसिस। तो स्पोरोट्राइकोसिस को रोज गार्डनर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फंगस रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है स्पोरोथ्रिक्स, ठीक है। और इसमें इस टाइप की कंडीशन हो जाती है तो तब भी इट्राकोनाजोल का यूज किया जाता है। अब जो अगले इसके यूज हैं वो ऑफ लेवल यूज है, यानी बहुत कम इन कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि कोकाइडियोमाइकोसिस, ठीक है। तो कोकाइडियोमाइकोसिस के लिए जो कंडीशन होती है वो इस टाइप की कंडीशन होती है, तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगली है पैराकोकाइडियोमाइकोसिस, ठीक है। तो इसके लिए भी इसका यूज करते हैं। हालांकि ये ऑफ लेवल यूज है तो इनका यूज कम किया जाता है इसके लिए, लेकिन किसी किसी कंडीशन में कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान जानते हैं क्या हैं। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग, हेडेक, डाइजीनेस और पेट दर्द कर सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग्स। तो जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी रहती है इट्राकोनाजोल से या इसी तरह के किसी और कंपाउंड से, तो उन पेशेंट को ये नहीं दी जाती। जिस पेशेंट को किडनी की दिक्कत रहती है या किडनी में कोई दिक्कत रहती है, कोई रोग रहता है उनकी किडनी में, तो उनको इसको नहीं दिया जाता। लीवर में दिक्कत रहती है, लीवर का कोई रोग रहता है तो उस कंडीशन में इसको नहीं दे सकते। दिल में, हार्ट में कोई रोग रहता है या कोई डिसीज़ रहता है तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। पेरीफेरल न्यूरोपैथी में इसको नहीं देते। और जिस किसी को भी सुनने की दिक्कत रहती है या उसका कम सुनता है तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। ऑलराइट, अब जानते हैं इसके इंटरेक्शन के बारे में। तो इंटरेक्शन इन्हें बोलते हैं कि इनके साथ ऐसे लेने से इसका इफेक्ट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कई सारी मेडिसिन है, तो मैंने कुछ सेलेक्ट कर ली हैं, जैसे कि एंटासिड्स, ठीक है। तो जब हम एंटासिड लेते हैं तो इसका इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसके साथ एंटासिड नहीं लेना चाहिए। अगर फिर भी लेना है तो इसके खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए या खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए। ऑलराइट, और एम्फोटेरिसिन भी, और इस तरह से आप कई सारी मेडिसिन देख रहे हैं तो इनके साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर डॉक्टर इसके साथ ये वाली मेडिसिन देता है तो आप तुरंत डॉक्टर को बताएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करता हूँ